चलिए सारे बच्चे, हमारा जो चैप्टर चल रहा था बच्चों, वो चैप्टर चल रहा था आपका ऑप्टिक्स। और ऑप्टिक्स में भी हम लोग किसकी बात कर रहे थे बच्चों? रे ऑप्टिक्स की। रे ऑप्टिक्स में हमारा जो चैप्टर चल रहा था बच्चों, वो चल रहा था आपका रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इस रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में बच्चों हमने अब तक क्या पढ़ लिया? हमने रिफ्रैक्शन को समझा, उनके लॉस को जाने, स्नेल्स लॉ को कैसे यूज करते वो सीखा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में जाने, रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब को देखा, लैटरल डिस्प्लेसमेंट, लैटरल शिफ्ट, ये सारी चीजों के बारे में पढ़ के आए। रियल डेप्थ एंड अपरेंट डेप्थ, ये सारी चीजों को पढ़ के आए बच्चों। अब अगर रिफ्रैक्शन की बात करें बच्चों, तो एक जगह और रिफ्रैक्शन हमें देखने को मिलता है, और वो हमें कहाँ देखने को मिलता है बच्चों? हमारे एटमॉस्फेयर में। कहाँ देखने को मिलता है? अब सुनिए, आपको ये तो पता है कि जो हमारा अर्थ है बच्चों, ये सराउंडेड है किससे? ये सराउंडेड है आपका किससे बच्चों? एयर से। हमारा अर्थ आपके सराउंडेड है ब्लैंकेट ऑफ एयर से। इस ब्लैंकेट ऑफ एयर को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? इस ब्लैंकेट ऑफ एयर को क्या कहते हैं? एटमॉस्फेयर। अच्छा, आप बताइए सारे बच्चे यहाँ पे जवाब देंगे, हमारा जो एटमॉस्फेयर है बच्चों, क्या एक लेयर से मिलके बना है क्या? बचपन में पढ़ के आए होगे, हमारा एटमॉस्फेयर अलग अलग लेयर से बना है, और उन सारे लेयर की जो डेंसिटी है बच्चों, वो क्या है? अलग अलग है। सरफेस पर एयर की डेंसिटी क्या होती है? ज्यादा। ऊपर जाने पर डेंसिटी क्या होती है? कम। अच्छा, एक तो एयर की डेंसिटी अलग अलग है हर जगह, हर एक लेयर की अपनी एक डेंसिटी है एयर की। दूसरा, आपका जो एयर फ्लो कर रहा है एटमॉस्फेयर में, कहीं पे बच्चों ठंडा है तो कहीं पे क्या है? गर्म है। ये अलग अलग डेंसिटी एयर की और हवा का गर्म और ठंडा होना एटमॉस्फेयर के अलग अलग लेयर को एक अलग अलग मीडियम की तरह क्या करती है बच्चों? डिफाइन करती है। हर एक लेयर एक अलग मीडियम की तरह क्या करती है? बिहेव करती है। और आपको पता है कि लाइट रे कहां से ट्रेवल करके आ रही है? लाइट रे कहां से ट्रेवल करके आ रही है? सन से। तो सन से जब तक अर्थ के एटमॉस्फेयर में नहीं आ रही, तब तक तो वैक्यूम। वैक्यूम, और वैक्यूम में है तो आपका लाइट रे कैसे ट्रेवल करेगी? स्ट्रेट लाइन में। लेकिन जैसे एटमॉस्फेयर में इन करती बच्चों, हर एक लेयर एटमॉस्फेयर का एक अलग मीडियम की तरह क्या कर रहा है? बिहेव। कुछ डेंसर मीडियम की तरह बिहेव कर रहा है, तो कुछ रेयर मीडियम की तरह बिहेव कर रहा है। एटमॉस्फेयर का हर एक लेयर बच्चों अलग अलग मीडियम की तरह बिहेव कर रहा है। कुछ ऐसे लेयर है जो डेंसर मीडियम की तरह बिहेव कर रहे हैं, और कुछ ऐसे मीडियम है जो रेयर मीडियम की तरह बिहेव कर रहे हैं, जिसकी वजह से जैसे लाइट रे इंटर करेगा कहाँ? एटमॉस्फेयर में। लाइट रे तो जाना चाहिए था कैसे बच्चों? स्ट्रेट लाइन में। बट ये लाइट रे कंटिन्यू आपका क्या करेगी? बेंड करके कहां तक पहुंचेगी? अर्थ तक। अब हर एक लेयर अलग अलग मीडियम की तरह बिहेव कर रहा है, तो हर एक लेयर बच्चों लाइट रे को क्या करेगा? रिफ्लेक्ट। मतलब एक कंटिन्यूअस आपको क्या देखने को मिलेगा? रिफ्रैक्शन। और इसी रिफ्रैक्शन को हम लोग क्या कहते हैं? एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। आ रहा बात समझ में? आज का टॉपिक क्या बच्चों हमारा? सम फिनोमेना रिलेटेड टू रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट थ्रू द एटमॉस्फेयर। मतलब हमारा एटमॉस्फेयर भी बच्चों लाइट रे को क्या करता है? रिफ्रैक्ट करता है। हमारा जो एटमॉस्फेयर है बच्चों, ये भी लाइट रे को क्या करता है? रिफ्लेक्ट करता है। और इसे हम लोग क्या कहते हैं? एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। हालांकि इसका नॉलेज आपने क्लास 10th में भी लिया था। याद आ रहा है टॉपिक एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन? क्लास 10th का भी ये टॉपिक है। देखिए, पढ़ना वही सब चीज है, बट डेप्थ जाना है। आपने रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब भी पढ़ा था, लैटरल डिस्प्लेसमेंट भी पढ़ा था, लेकिन लैटरल डिस्प्लेसमेंट का एक्सप्रेशन वहां नहीं पढ़े थे। एक्सप्रेशन कहाँ पढ़े? क्लास 12। तो पढ़नी वही सारी चीजें नहीं, डेप्थ नॉलेज में हमें जाना है। सारे बच्चे ध्यान दीजिएगा। द बेंडिंग ऑफ लाइट फ्रॉम इट्स डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन थ्रू एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू एटमॉस्फेयर, और एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। लाइट जैसे एटमॉस्फेयर में इन करता है बच्चों, ये अपने एक्चुअल पाथ से जो प्रोपेगेट कर रहा था जिस पाथ पर,
उस पाथ से क्या हो जाता है बच्चों, बेंड हो जाता है। और यही फेनोमेना क्या कहलाती है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। कोई रीजन पूछे कि क्यों होती है तो इसका रीजन दे सकते हैं ना, कि हमारा एटमॉस्फेयर क्या है, डिफरेंट लेयर से मिलके बना है। हर एक लेयर अलग अलग मीडियम की तरह बिहेव कर रहे हैं। कुछ लेयर आपके रेयर मीडियम की तरह बिहेव कर रहा है, तो कुछ डेंसर। क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि एयर की डेंसिटी हर जगह सेम नहीं है। कहीं पे एयर की डेंसिटी ज्यादा है तो कहीं पे एयर की डेंसिटी क्या है बच्चों कम, जिसकी वजह से लाइट रे जो अर्थ तक आता है वो बार बार क्या हो रहा है बच्चों, बेंड होती है। मतलब एक बार ही बेंड नहीं हो रहा है, कंटिन्यूअस बेंडिंग हो रही है एक रैंडम से डायरेक्शन में। कभी इधर बेंड कर जा रहा है, कभी इधर बेंड कर जा रहा है। तो ये कंटिन्यूअस बेंडिंग होके कहाँ पहुंच रही है, अर्थ तक। और इस फिनोमेना को हम लोग क्या कहते हैं, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। अब इस एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन से रिलेटेड बच्चों कुछ फिनोमेना होता है जिसको आप आ, अपने आंखों से देखें। कौन से वो फिनोमेना है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट लीड्स टू ट्विंकलिंग ऑफ स्टार। सबसे कॉमन फिनोमेना जो आपने हर रात को देखा है कि स्टार आपका क्या करता है, जो ट्विंकलिंग करता है। सेकंड, फ्लैटिंग ऑफ सन, मतलब सुबह और शाम के समय देखिए सन आपको राउंड ना दिखकर हल्का ओवल दिखता है, हल्का सा चिपटा दिखता है। कभी ऑब्जर्व किए हैं, अर्ली मॉर्निंग और इवनिंग के टाइम आप चेक कीजिए, वो हल्का थोड़ा ओवल टाइप दिखेगा। और दिन में अगर अभी जैसे अभी अगर आप ऑब्जर्व कीजिएगा दिन के टाइम, तो वो आपका पक्का क्या दिखेगा, राउंड शेप का दिखेगा, गोल दिखेगा। तो एक चीज ये हो गया बच्चों। और दूसरा तीसरा आपने पढ़ा था क्लास 10th में, एडवांस सनराइज एंड डिले सनसेट। मतलब जब जब आपका सनराइज भी नहीं होता, वो हमें क्या होने लगता है, दिखने लगता है। और जब सनसेट हो जाता है, डूब जाता है, फिर भी कुछ टाइम के लिए दिखता है। किसकी वजह से, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से। किसकी वजह से बच्चों, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से। अब चलिए कुछ फिनोमेना को पढ़ लेते हैं जो अक्सर एग्जाम में आते रहते हैं, लाइक ट्विंकलिंग ऑफ स्टार। व्हाई डू स्टार ट्विंकल, व्हाई डू स्टार ट्विंकल। अब इसके पीछे का क्या रीजन है, पहले हम आपको समझाते हैं, ठीक है। पहले थोड़ा समझ लीजिए। ये मान लेते बच्चों, सारे बच्चे, ये आपका क्या हो गया, ये लेयर्स हो गए किसके बच्चों, एटमॉस्फेयर की। ये क्या हो गया बच्चों, लेयर्स किसके, एटमॉस्फेयर के। अलग अलग लेयर्स है, और ये अलग अलग लेयर्स क्या कर रहे बच्चों, अलग अलग मीडियम की तरह बिहेव कर रहे हैं। मतलब हमने क्या बताया, जैसे जैसे ऊपर जाते हैं एयर की डेंसिटी क्या होती जाती है, कम। मतलब नीचे आने पे एयर की डेंसिटी क्या होगी, बढ़ेगी। नीचे आने पे एयर की डेंसिटी क्या होगी, बढ़ेगी। अच्छा, एयर की डेंसिटी बढ़ेगी मतलब मीडियम धीरे धीरे क्या होते जा रहा है, डेंस होते जा रहा है, डेंसर मीडियम होते जा रहा है। सबसे टॉप का जो मीडियम होगा वो कम डेंस होगा, और सबसे बॉटम का जो लेयर होगा वो मोर डेंस होगा। अरे हाँ या ना, ये चीजें आ रही समझ में, कि नीचे आने पे इसकी डेंसिटी क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो इससे होगा क्या, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर क्या होगा, इंक्रीज। जैसे जैसे नीचे आएगा एयर की डेंसिटी बढ़ रही है ना, और एयर की डेंसिटी बढ़ेगी, तो इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स भी क्या होगा बच्चों, बढ़ेगा। इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स भी क्या होगा बच्चों, बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा, उसका रीजन समझ गए, क्योंकि ये डेंस होते जा रहा है। अरे हाँ या ना। अब होगा क्या बच्चों, मान लेते लाइट रे, रियल पोजीशन जो स्टार का है वो यहाँ पर, रियल पोजीशन स्टार का यहाँ पे। तो इससे जो लाइट रे आएगी, इससे जो लाइट रे आएगी, वो जब इन करेगी एटमॉस्फेयर में, तो वो लाइट रे तो बेंड करके ना हमारे आंखों तक आएगी। अगर यहाँ पे हमारी आंखें हैं, तो हमारी आंखों तक लाइट रे कैसे आएगी बच्चों, बेंड होके। और आंखों को क्या बेंडिंग वाला फिनोमेना पता है, कि आंख लाइट रे बेंड होके आएगा। आपको लगे कि लाइट रे कैसे आ रही है, सीधी, जैसे कि हमने पीछे के क्लास में आपको करके बताया है। आपको क्या लगेगा कि लाइट कैसे आ रही है, सीधे। तो आपको लगेगा कि लाइट रे यहाँ से आ रही है, तो स्टार का अपरेंट पोजीशन आपको कहाँ दिखेगा, यहाँ। एक्चुअल में आपका स्टार यहाँ है, रियल पोजीशन। बट आपका दिखेगा कहाँ पे बच्चों, यहाँ। रियल यहाँ पे दिखेगा कहाँ पे, यहाँ। अच्छा, अगर हवा का झोंका चले, क्योंकि हवा क्या एटमॉस्फेयर में शांत है क्या, गर्म एवं ठंडी हवाएं हमेशा बह रही है बच्चों। और हर पल ये चेंज हो रहा है, हमेशा एक जैसा हवा नहीं बह रहा है, हर बार आपका क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। अगले क्षण अगर देखेंगे, तो यहाँ पे आपका हवा का जो बहेगा, तो हो सकता है कि मीडियम वापस से क्या कर दे, सबको चेंज कर दे। फिर रिफ्लेक्शन देखेंगे तो फिर हमें कहीं और स्टार दिखेगा।
इसी तरह स्टार अपने पोजीशन को बार बार क्या हो रहा है, चेंज और कंटिन्यू कर रहा है। तो कभी आपको यहाँ से लाइट आते हुए नजर आएगा, कभी यहाँ से लाइट आते हुए नजर आएगा, और कभी यहाँ से, मतलब ऐसा फील होगा कि कभी यहाँ से लाइट चमक रहा है, कभी यहाँ चमक रहा है, कभी यहाँ चमक रहा है। और चीजें हमसे क्या है बच्चों, बहुत दूर। चीजें हमसे क्या है, स्टार तो हमसे बहुत दूर है, तो हमें ऐसा फील होगा कि वो क्या कर रही है, ट्विंकलिंग। जैसे दीपावली के समय अगर बहुत दूर आपका एक लाइट लगा हो झालर वाला, और एक लाइन से 5 बल्ब लगा हुआ और आप बहुत दूर से देख रहे हैं, तो आपको लगेगा कि एक ही बल्ब जल रहा है और बुझ रहा है। नहीं, पास जाके जब देखेगा तो लगेगा कि ये बल्ब पहले जला बुझा, फिर ये जला बुझा, फिर ये जला बुझा, फिर ये जला। नहीं, अगर बहुत दूर से देखिएगा तो आपको पांचों दिखता है क्या, आपको लग रहा है एक ही लाइट है जो भुका रहा है। ऐसा ही ना होता है। तो स्टार क्या हमारे पास है क्या बच्चों, स्टार हमसे क्या है बच्चों, बहुत दूर। तो बहुत दूर होने की वजह से इसकी पोजीशन बार बार क्या हो रही है, चेंज। लेकिन ये चेंज जो पोजीशन हो रहा है वो हमें नहीं पता चलेगा। हमें पता चलेगा कि लाइट कभी यहाँ से आती है, कभी उसके जस्ट बगल से, फिर कभी जस्ट बगल से। इस तरह में स्टार कैसा अपीयर होता है बच्चों, ट्विंकलिंग करते हुए। आ रहा है बात समझ में। तो ट्विंकलिंग ऑफ स्टार किसकी वजह से होता है बच्चों, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार किसकी वजह से होता है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से। एटमॉस्फेरिक, ध्यान दीजिएगा। द लाइट इमिटेड बाय अ स्टार is reflected continuously by the different layer of the atmosphere before it reach the earth. अर्थ तक आपके स्टार के लाइट को आने से पहले एटमॉस्फेयर के डिफरेंट लेयर से क्या होना पड़ता है बच्चों, गुजरना पड़ता है। जब ये डिफरेंट लेयर से गुजरती है तो स्टार से आने वाली लाइट रे बार बार क्या होती है बच्चों, रिफ्लेक्ट। ये जो रिफ्लेक्शन है ये कंटिन्यूअस हो रहा है। Due to the repeated refraction of light through the atmosphere, the apparent position of the star is different from its actual position. ये बार बार रिफ्लेक्ट होने की वजह से जो स्टार का बच्चों एक्चुअल पोजीशन है वो आपका नजर ना आके हमें क्या नजर आएगा, एपरेंट पोजीशन। कभी स्टार हमें यहाँ पे नजर आएगी तो कभी स्टार हमें यहाँ पे नजर आएगी, इसकी एपरेंट पोजीशन आपको नजर आएगी। सिंस that since the temperature and the density of the atmosphere are changing continuously and the atmosphere is mobile, so the apparent position of the star also change continuously. अब हम जानते हैं कि हमारा एटमॉस्फेयर कभी शांत रहा ही नहीं। इसमें जो डेंसिटी है एयर की और जो टेम्परेचर है एटमॉस्फेयर का, ये कंटिन्यूअस आपका क्या हो रहा है, चेंज। और इसके चेंज होने की वजह से आपके स्टार का पोजीशन भी बार बार आपको क्या दिखेगा, चेंज होते हुए। दिस कंटिन्यूअस चेंज इन द अपरेंट पोजीशन ऑफ द स्टार लीड टू द ट्विंकलिंग ऑफ द स्टार। और ये बार बार स्टार के पोजीशन चेंज होने की वजह से, मतलब कभी यहाँ चमकता हुआ नजर आता है, कभी यहाँ आपका लाइट आता है, कभी यहाँ आता है, बार बार चेंज होने की वजह से हमें स्टार कैसा अपेयर होता है बच्चों, ट्विंकलिंग करते हुए। क्लियर है, ये चीज क्लियर हुआ कि स्टार ट्विंकलिंग क्यों करता है। किसी बच्चे को कोई डाउट है तो पूछेगी। बार बार ये क्या कर रहा है, अपने पोजीशन को चेंज कर रहा है। कभी आपको यहाँ से लाइट रे आते हुए नजर आएगा, कभी यहाँ से, कभी यहाँ से, कभी यहाँ से। तो बहुत दूर से देखने पर ये हमें क्या करते हुए नजर आएगा। तो एक ये फेनोमेना देखने को मिलता है। दूसरा फेनोमेना क्या देखने को मिलता है बच्चों, एडवांस सनराइज और डिले सनसेट, जिसकी वजह से आपका टाइम जो होता है, टाइम डिफरेंस ड्यूरिंग सनराइज एंड सनसेट, टाइम डिफरेंस बढ़ जाता है। 2 मिनट पहले हमें दिखता है और डूबने के 2 मिनट बाद तक दिखता है। जैसे सनराइज और सनसेट में कितने मिनट का अंतर आ जाता है, 4 मिनट का। ये पढ़े हुए 10th में, याद आया क्या, नहीं याद आया, याद आया किसी बच्चे को। एडवांस सनराइज और डिले सनसेट, ये भी किसकी वजह से बच्चों, रिफ्रैक्शन की वजह से। क्यों होता है सर, चलिए चलिए क्यों होता है समझिए, ध्यान दीजिएगा। एक्चुअल में अभी आपका सन यहाँ पे, यहाँ ध्यान दीजिए सारे बच्चे, एक्चुअल में आपका सन का पोजीशन क्या है, यहाँ है, किसके नीचे, हॉरिजॉन्टल लाइन के नीचे। अच्छा, हम तो हो गए अर्थ के सरफेस पे ना, हमें चीजें तब दिखती जब हॉरिजॉन्टल की चीजें क्या रहेगी, ऊपर। लेकिन अगर सन हॉरिजॉन्टल के बिलो है फिर भी वो हमें अपेयर होने लगता है, किसके वजह से, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से। क्यों क्यों ऐसा होता है समझिए जरा। इस लाइट रे को देखिए, यहां से यहां तक अभी क्या बच्चों, वैक्यूम है, यहां से यहां तक वैक्यूम है। तो लाइट रे कैसे ट्रेवल किया, स्ट्रेट।
लेकिन इसके जस्ट बाद क्या स्टार्ट हो गया, एटमॉस्फेयर। और एटमॉस्फेयर के अलग अलग बच्चों क्या है, लेयर है। हर लेयर की डेंसिटी क्या है, अलग अलग, जिसकी वजह से लाइट रे बार बार क्या होगी, बेंड होके हमारे आंखों तक आएगी। और हमारे आंखों को बेंडिंग वाला फिनोमेना नहीं पता, हमारे आंखों को लगेगा कि लाइट रे कहां से आ रही है यहाँ पे, और हमें सन कहाँ नजर आएगा यहाँ। मतलब एक्चुअल में सनराइज नहीं हुआ है, एक्चुअल में भी सनराइज आपका नहीं हुआ है, फिर भी सन हमें अपेयर होने लगता है कितना मिनट पहले, 2 मिनट पहले। और सेम फिनोमेना आपके सामने भी हो रहा है, जब सनसेट होगा, सन सेट होने के बाद भी 2 मिनट तक वो हमें क्या होगा, दिखेगा। सेम चीज तो इधर भी होगा, जब सन डूब जाएगा फिर भी तो, अरे हाँ है ना। तो इस तरीके से जब सनराइज भी नहीं होता है फिर भी वो हमें दिखने लगता है, और सनसेट के बाद भी कुछ टाइम के लिए वो हमें क्या होता है, दिखता है। किसकी वजह से, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से। ध्यान दीजिएगा, सन इज विजिबल टू एन, क्या बोले, ओ इमेज और मिल गई। सन इज विजिबल टू एन ऑब्जर्वर आफ्टर द एक्चुअल सनसेट या actual passing of the horizon by the sun because of refraction of light due to denser atmosphere near the earth. Due to refraction of light, apparent shift in the direction of sun is about leading to delay of about 2 minutes in actual and apparent sunset. मतलब सनसेट होने के बाद भी हमें कितने टाइम तक वो दिखते रहेगा, 2 मिनट। क्लियर है ये चीज, किसके वजह से, और आपके एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन। अब देखिए इसका नॉलेज आपको ज्यादा अच्छा से होगा, क्योंकि हमने इतने दिन से करके आए, रियल डेप्थ, अपरेंट डेप्थ। ऑब्जेक्ट कहीं और होता है, दिखता कहीं और है, किसके वजह से, रिफ्रैक्शन की वजह से। नहीं, वो मछली वाला देख रहे थे 24 मीटर नीचे था लेकिन दिख रहा था 18 मीटर ऊपर है, किसके वजह से, रिफ्रैक्शन की वजह से। तो सन एक्चुअल में कहीं और है बट दिखेगा कहीं और, किसके वजह से, रिफ्रैक्शन। बट यहाँ पे रिफ्लेक्शन को कौन लीड कर रहा है, एटमॉस्फेयर, इसलिए इसको क्या नाम देंगे, एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन। क्लियर है, ये बेसिक था जिसके बारे में सब बच्चे को पता था। आज का मेन टॉपिक है बच्चों ये, TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। बहुत इंटरेस्टिंग वे में समझेंगे, और ऐसा समझेंगे कि हर एक बच्चा समझेगा। हाँ, रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन, हाँ TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। हाँ, रिफ्रैक्शन वाले चैप्टर में हम रिफ्लेक्शन की बात करेंगे, कैसे होगा, क्या होगा, पहले हम समझाते हैं, फिर लैंग्वेज की तरफ आते हैं। ठीक है, ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है क्या भैया, चलिए समझते हैं। मान लेते बच्चों, बहुत ध्यान से समझिएगा। मान लेते ये वो लाइन है जो दो मीडियम को क्या कर रही है, अलग। ये वो लाइन है जो दो मीडियम को क्या कर रही है बच्चों, अलग। ठीक है, नीचे जो मीडियम है बच्चों वो है आपका टेंसर मीडियम, और ऊपर जो है बच्चों वो कैसा मीडियम है, रेयर। ठीक है, ये क्या है बच्चों, नॉर्मल। चलो यहां ध्यान दीजिए, ये हमारा क्या है, नॉर्मल। सारे बच्चे, ये कौन, ये कौन सा है बच्चों, इंसिडेंट। अब चलिए चीजों को याद करते भी चलेंगे, हाँ चीजों को याद करते भी चलेंगे। TIR के लिए, TIR के लिए टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए जो लाइट रे है बच्चों, वो लाइट रे आपका डेंसर से कहा जाना चाहिए, रेयर। पहला कंडीशन याद हो गया। TIR के लिए टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए लाइट रे कहां से कहां जाएगी, क्यों जाएगी, इसका रीजन हम दे देंगे आपको। क्या कर रहे हैं, यहाँ ध्यान दिया कीजिए। हम बोले ये इंपॉर्टेंट एग्जाम में रहेगा, मतलब रहेगा,
कोई नहीं काटेगा इसको, कोई नहीं काटेगा, ये चीज याद रखिएगा, चाहे ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव रहे, ये रहेगा मतलब रहेगा। सारे बच्चे, ये कौन सा रे बच्चों? इंसिडेंट रे। तो ये जो एंगल बनेगा बच्चों, वो कौन सा एंगल बनेगा? एंगल ऑफ इंसिडेंस, क्योंकि ये नॉर्मल है। अब सारे बच्चे, लाइट रे अगर डेंसर टू रेयर जाता है तो क्या होता है? लाइट रे रेयर टू डेंसर जाता है तो क्या होता है? लाइट रे बेंड करता है, किधर? अवे फ्रॉम द नॉर्मल। किधर बेंड करता है बच्चों? तो ऐसे लाइट रे बेंड कर जाएगा। अरे हाँ या ना? सिर्फ देखते चलिए, सिखाने की गारंटी तो मेरी। ठीक है। अब अगर हम इंसिडेंट एंगल को बढ़ाएंगे तो ये तो रिफ्लेक्टेड एंगल भी बढ़ेगा, आई बढ़ेगा तो आर भी बढ़ेगा। क्या ये चीज समझ रहे हैं? जैसे देखिए, करके देख लेते हैं। हमने आई को बढ़ा दिया, अब कंपेरिजन कीजिए, इससे ज्यादा आपको आई नजर आ रहा होगा। लाइट रे जाना कैसे कैसे जाना चाहती है? सीधी लाइन में। लेकिन जाएगी कैसे? अवे फ्रॉम द नॉर्मल। आप चेक कीजिए, एंगल आर भी बढ़ गया। अरे हाँ है ना? ये कौन सा रे? रिफ्रैक्टेड रे। और ये जो एंगल है, ये एंगल क्या कहलाएगा? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। कहने का मतलब है, कहने का मतलब है बच्चों, आई को बढ़ाने पर आर भी बढ़ेगा। सारे बच्चे, नहीं होगा? और आई बढ़ाएंगे तो और बढ़ जाएगा। आई को बढ़ाने पर आर भी क्या होगा? बढ़ेगा। हम बढ़ाते 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 एक ऐसे आई पे आ गए, एक ऐसे आई पे आ गए। आई क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ाते 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 एक ऐसे एंगल ऑफ इंसिडेंस पे आ गए जहां जहां एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, जहां एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना हो गया बच्चों? 90 डिग्री। जहां एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना हो गया? 90 डिग्री। नहीं समझे? आई बढ़ा रहे थे आर बढ़ रहा था, आई बढ़ा रहे थे आर बढ़ रहा था, आई बढ़ा रहे थे आर बढ़ रहा था। बढ़ाते 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 एक ऐसे एंगल ऑफ इंसिडेंस पे पहुंचे जहां एंगल ऑफ क्या रिफ्लेक्शन कितना हो गया? 90। तो एक ऐसा एंगल ऑफ इंसिडेंस, सुनिए ध्यान से, एक ऐसा एंगल ऑफ इंसिडेंस जिस पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या हो जाए? 90 डिग्री। ऐसे एंगल ऑफ इंसिडेंस को क्रिटिकल एंगल कहते हैं। क्या कहते हैं? जिसका नोटेशन क्या लेते हैं? सी। अभी बात करेंगे क्रिटिकल एंगल की, डिफाइन करना हमें क्रिटिकल एंगल क्या है। तो क्रिटिकल एंगल कोई नया एंगल नहीं है बच्चों, क्रिटिकल एंगल कोई नया एंगल नहीं है, ये है एंगल ऑफ इंसिडेंसी। बट एक ऐसा एंगल ऑफ इंसिडेंस जिस एंगल ऑफ इंसिडेंस पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना हो जाए, तो ऐसे एंगल ऑफ इंसिडेंस को क्या नाम दिए? क्रिटिकल एंगल। क्लियर है? क्रिटिकल एंगल क्या है? क्लियर है? अब क्या लगता है बच्चों, अब अगर आई बढ़ाएंगे तो क्या होगा? आर और बड़ा होना चाहिए, मतलब ये तो घूम के यही आ जाएगा। अब अब समझिएगा, थोड़ा सा और बढ़ाता है, थोड़ा सा और बढ़ाता है। तो थोड़ा सा और आई को बढ़ाने पर एंगल आई को ध्यान दीजिएगा, एंगल आई, एंगल आई ग्रेटर देन होना चाहिए किससे? किससे? क्रिटिकल एंगल से। किससे? एंगल आई ग्रेटर देन होना चाहिए बच्चों किससे? तब जो लाइट है बच्चों, वो घूम के उसी मीडियम में वापस आ जाएगी जिस मीडियम पे से वो क्या हो रही थी? इंसिडेंट हो रही थी। अब जब लाइट रे आपका उसी मीडियम में घूम के वापस आ जाएगा, तो क्या यहाँ पे रिफ्रैक्शन हो रहा है क्या? अब तो क्या हो गया? रिफ्लेक्शन। और लगभग लगभग जितनी लाइट रे भेजते हैं, वो सारी की सारी लाइट रे क्या हो जाती है? वापस आ जाती है। इसलिए इसका क्या नाम पड़ा है? टोटल
टोटल मतलब अगर हम 100 लाइट रे भेज रहे हैं तो लगभग सब इंटरनल। इंटरनल मतलब जिस माध्यम से गया उसी माध्यम में क्या हो गया वापस। टोटल इंटरनल क्या होने लगा, रिफ्लेक्शन, इसलिए इसका क्या नाम पड़ा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब जब यहाँ पे रिफ्लेक्शन होने लगा बच्चों, तो यहाँ पे क्या फॉलो करने लगेगा, आई इज इक्वल टू, अब तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करेगा, और यही फिनोमेना क्या कहलाता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। समझ गए, आपको कंडीशन भी याद हो गया होगा। पहला कंडीशन, लाइट रे हमेशा कहां से कहां जाना चाहिए, और दूसरा टी आई आर कराने के लिए एंगल आई ग्रेटर देन किससे होना चाहिए, तभी तो लाइट रे उसी मीडियम में रिटर्न हो जाएगी। क्यों, क्योंकि क्रिटिकल एंगल पे तो लाइट रे सरफेस पे ही इमर्ज हो गई, और इसको बोला जाता है ग्रेजिंग इमर्जेंस। क्या बोला जाता है, ग्रेजिंग इमर्जेंस। जब लाइट रे उस सरफेस के पैरेलल हो जाती है जिस सरफेस से वो क्या हो रही है, दो मीडियम को सेपरेट कर रहे हैं, तब ये फिनोमेना क्या कहलाता है, ग्रेजिंग इमर्जेंस। तो अगर आपका एंगल आई, एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर है बच्चों किससे, क्रिटिकल एंगल से, और अगर लाइट रे कहां से कहां जा रही है, डेंसर टू रेयर, तो लाइट रे आपके जिस मीडियम से जाती है उसी मीडियम में वापस आ जाती है, और इसी फिनोमेना को क्या कहते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। कहानी खत्म। यहाँ तीनों चीज समझ गए। क्वेश्चन देखिए क्या था मांग रहा था, क्वेश्चन हमसे क्या बोला था, व्हाट इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एंड क्रिटिकल एंगल, state the condition under which total internal reflection of light occur, find the relation, अभी रिलेशन देख लेंगे, find the relation between critical angle and reflective index of light। यहां तक का तो कहानी खत्म कर दिया, एक ही फिगर से यहां तक का कहानी खत्म हो गया। क्रिटिकल एंगल क्या है बच्चों, एक ऐसा एंगल ऑफ इंसिडेंस, एक ऐसा एंगल ऑफ इंसिडेंस जिससे रिफ्लेक्टिव एंगल क्या हो जाए 90 डिग्री, ऐसे एंगल ऑफ इंसिडेंस को क्या कहते हैं, क्रिटिकल एंगल। अगर लाइट रे बोल रहे सॉरी, अगर इंसिडेंट एंगल ग्रेटर देन हो किससे, तो लाइट रे जिस मीडियम से इंसिडेंट होती है उसी मीडियम में क्या हो जाती है, वापस से रिटर्न हो जाती है, और ये फिनोमेना आपका क्या कहलाता है, ये हो गया। कंडीशन क्या है टी आई आर के लिए, तो दो कंडीशन है। कितना कंडीशन, पहला लाइट रे कहां से कहां जाना चाहिए, डेंसर टू, और सेकेंड कंडीशन आई ग्रेटर देन होना चाहिए सी के। खत्म। 2 नंबर के लिए पूछता है कि टी आई आर का कंडीशन लिखिए, दोनों पॉइंट लिख दीजिएगा। लाइट रे ट्रेवल कहां से कहां करेगी, डेंसर टू रेयर, और आपका सेकेंड कंडीशन एंगल इंसिडेंस इज ग्रेटर टू क्रिटिकल एंगल। हो गया। अब जरा समझिए कि भैया डेंसर टू रेयर ही क्यों लिए, रेयर टू डेंसर क्यों नहीं लिए, मन में तो ये भी क्वेश्चन होगा। इसके पीछे का रीजन है बच्चों कि अगर रेयर टू डेंसर होता तो लाइट रे तो बेंड करता टूवर्ड्स द नॉर्मल ना, हमें तो घुमा के लाना ना लाइट रे को, और ये तो घूमता किधर, टूवर्ड्स द नॉर्मल, तो होता क्या, इसलिए लाइट रे को कैसे लिए, डेंसर टू रेयर। आइए जरा डिफिनेशन की बात करते बच्चों, ध्यान दीजिएगा। द फेनोमेना, याद है सारे बच्चे, द फेनोमेना बाय वर्च्यू of which a ray of light traveling from a denser medium to rarer medium is sent back to the same denser medium provided it strike the interface of the denser and the rarer medium at an angle greater than the critical angle is called total internal reflection of light। नहीं समझे, the phenomena by virtue of which a ray of light traveling from a denser medium to rarer medium, कहां से कहां ट्रेवल करना चाहिए, denser medium to rarer medium, is sent back to the same denser medium, जिस denser medium से भेजे
उसी डेंसर मीडियम में वापस भेज दिया जाता है, प्रोवाइडेड एक स्ट्राइक द इंटरफेस of the denser and the rarer medium at an angle greater than the critical angle is called total internal reflection. क्लियर है? चलिए क्रिटिकल एंगल क्या, इसको डिफाइन कर लेते हैं. एट अ पार्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस the reflected ray travel along the surface of the interface and the angle of refraction is 90 degree. The angle of incidence corresponding to which angle of refraction becomes यहाँ मिस हो गया बच्चों, becomes 90 degree is called critical angle. यहां से आप इसको डिफाइन कर सकते हैं क्रिटिकल एंगल को. The angle of incidence corresponding to which angle of refraction becomes 90 degree is called critical angle, जिसका नोटेशन क्या लेते हैं, C. अब ये पढ़िए, when the angle of incidence become greater than the critical angle, there is no refraction of light and whole the incident light is reflected back to the denser medium. This phenomena is called या is known total internal reflection. तो total internal reflection का ये डिफिनेशन दे सकते हैं, उससे इजी डिफिनेशन. क्लियर है ये चीज? अब कंडीशन टोटल इंटरनल, अच्छा ये एक फिगर देख लीजिए बच्चों, फिगर से थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा आपका. यहाँ पे आई कितना है दिख रहा है, थोड़ा जूम करें. यहाँ पे आई देखिए कितना है बच्चों 20, आर कितना है 27, आई कितना की है 30, आर कितना हो गया 42. आई बढ़ रहा है तो देख रहे आर बढ़ रहा है, आई कितना की है तो आर कितना हो गया. अब आई को बढ़ाते 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 एक ऐसे एंगल पे आगे मान लेते 48.8, इस एंगल पे आर कितना हो गया, तो इस एंगल को ही क्या नाम देंगे. अब एंगल और बढ़ा है 60 कर दिए, तो अब लाइट रे रिफ्लेक्ट ना होके क्या हो गया रिफ्लेक्ट, जिससे आपका सेम एंगल बना के लाइट रे क्या हो गया. इस फिनोमेना को क्या कहते हैं टीआईआर. मेरे ख्याल से तो अब किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए. भूलिएगा भी, भूलिएगा नहीं दीजिए टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या है, क्या कंडीशन है बताइए, तो बताइए टीआईआर का कंडीशन उनको बोलने दीजिए. रेयर टू डेंसर, ठीक है. दूसरा पहला स्टेप आप गलत बताएं, डेंसर टू रेयर जाएगा, कहां से कहां जाएगा, पानी डेंसर है ना, एयर क्या रेयर, डेंसर टू रेयर. और दूसरा कंडीशन आई ग्रेटर देन होना चाहिए किसके, सी के. लिखिए यहाँ पे कंडीशन फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, कंडीशन फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. देखिए पहला कंडीशन, द लाइट मस्ट ट्रेवल फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम. लाइट रे को आपका डेंसर से कहा जाना होगा रेयर, तभी क्या देखने को मिलेगा टीआईआर. तो ये मस्ट है बच्चों की, लाइट रे कहां से कहां जाए, डेंसर टू रेयर. सेकंड, द एंगल ऑफ इंसिडेंस मस्ट बी ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल फॉर द गिवन पेयर ऑफ मीडिया. दो मीडिया के मतलब दो मीडियम के लिए जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है बच्चों वो मस्ट बी ग्रेटर देन होना चाहिए किसके, क्रिटिकल एंगल के. नहीं याद हुआ, हुआ पक्का. अब आए इनके बीच रिलेशन देखे, रिलेशन बिटवीन रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम एंड द क्रिटिकल एंगल. स्टार्ट करें, चल बहुत इजी है बच्चों. क्यों इजी है, क्यों इजी है वो आपको पता चल जाएगा. हाँ सिंपल है. मान लेते हैं बच्चों मीडियम 1 है और ये मीडियम 2 है. ऊपर कौन सा मीडियम, रेयर, और नीचे कौन सा मीडियम, ऊपर का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या मान लेते हैं, ध्यान ध्यान दीजिए, और नीचे का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या मान लेते हैं N2. अब ऊपर बच्चों रेयर है और नीचे आपका डेंसर है, तो किस मीडियम का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा, N2 बड़ा होगा.
टेंसर का N2 क्या होगा, ग्रेटर देन N1। अब जरा ध्यान दीजिएगा, क्रिटिकल एंगल क्या था, वैसा एंगल ऑफ इंसिडेंस, वैसा एंगल ऑफ इंसिडेंस जिसपे रिफ्लेक्टेड एंगल कितना हो जाए, 90 डिग्री। ये कौन सा रे बच्चों, तो ये जो एंगल बनेगा ये कौन सा एंगल, इंसिडेंट एंगल। लेकिन इस इंसिडेंट एंगल पे आर कितना है, तो इसी इंसिडेंट एंगल को किस नाम से जानेंगे, क्रिटिकल एंगल। कितना सिंपल है, इससे सिंपल कुछ हो ही नहीं सकता फिजिक्स में। नहीं समझ में आ रहा है, एक ऐसा एंगल ऑफ इंसिडेंस जिस एंगल पे आपका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या हो जाए, 90 डिग्री, उस एंगल को हम लोग क्या कहेंगे बच्चों, क्रिटिकल एंगल। अब इसको निकालने के लिए रिलेशन रिफ्लेक्टिव इंडेक्स और आपके क्रिटिकल एंगल के बीच रिलेशन निकालने के लिए हम किसका यूज करेंगे, हम यूज करेंगे बच्चों स्नेल्स लॉ का। हमने बार बार बताया आपको, जिस दिन स्नेल्स लॉ पढ़ाए थे, ये हमेशा काम देने वाला चीज है, एक ऐसा चीज है जो आपको अभी हमेशा काम देगा, आज फिर काम दे रहा है, देखिए। अकॉर्डिंग टू अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ, अच्छा स्नेल्स लॉ लगाने के लिए क्या सीखे थे, नहीं हमने बताया था बाबू कि, हाँ नहीं 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 इतना नहीं किए थे। इस मीडियम का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, इस मीडियम का एंगल, इस मीडियम का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, इस मीडियम का एंगल, सिंपल। ऊपर का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या बच्चों, N1, तो साइन थीटा, थीटा की वैल्यू 90 इज इक्वल टू, इस मीडियम का रिफ्लेक्टिव है N2 साइन C, हो जाएगा सारे बच्चे, N1 N2 इधर इंटू इधर आएगा तो साइन 90 की वैल्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन C। तो साइन C बराबर क्या आ गया, N1 अपॉन में N1 अपॉन में N2, N1 अपॉन में N2। अगर यही चीज अगर एयर के केस में होता, ऊपर वाला जो रेड एंड मीडियम है वो एयर होता, तो इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स और इसका कुछ रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होता है N, तो आपका साइन C बराबर क्या हो जाता, 1/N। यही रिलेशन है किसके बीच, क्रिटिकल एंगल ऑफ रिफ्लेक्टिव इंडेक्स के बीच। रिलेशन भी तो इजी। अच्छा अगर नहीं हो भैया, जरूरी थोड़ी हर बार एयर देगा, तो हम किसको मानेंगे, N1 और N2। N1 और N2 किसको मानेंगे, जो छोटा वाला होगा, जो छोटा वाला होगा वो कौन होगा, और जो बड़ा वाला होगा वो कौन होगा, मतलब जिसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स छोटा होगा उसको क्या मानेंगे, और जिसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स बड़ा होगा उसको क्या मानेंगे। क्लियर है, पक्का आया समझ में, TIR। यहीं तक रहने देते बच्चों, कल